आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस की तरफ से आने वाले मंथली मैगजीन जुलाई 2025 का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। निसार सैटेलाइट को हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये भारत और अमेरिका का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक खास तरह का सैटेलाइट है जो एल और बैंड रडार का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि ये धरती की तस्वीरें ले सकता है, चाहे दिन हो या रात, बादल हो या साफ मौसम। ये सैटेलाइट पूरी तरह से पोलरीमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर सकता है। आसान भाषा में ये धरती की सतह, जंगल, पहाड़ और समुद्र की बहुत सटीक जानकारी देता है। निसार को नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। नासा ने इसमें बैंड रडार, जीपीएस रिसीवर, हाई स्पीड टेलीकॉम सिस्टम, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और 12 मीटर का एक बड़ा एंटीना दिया। वहीं इसरो ने बैंड रडार, सैटेलाइट का मुख्य ढांचा और GSLV F-16 रॉकेट दिया। इस प्रोजेक्ट में नासा ने करीब $1.16 बिलियन और इसरो ने $90 मिलियन का योगदान दिया। ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। निसार का वजन है 2392 किलोग्राम। इसे GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जो इसरो का एक शक्तिशाली रॉकेट है। ये सैटेलाइट सनसिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, यानी 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यह पहली बार है जब GSLV रॉकेट ने किसी सैटेलाइट को इस तरह की ऑर्बिट में पहुंचाया। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट सूरज के साथ तालमेल रखता है ताकि हर बार एक ही समय पर धरती के एक हिस्से को देख सके। निसार की मिशन लाइफ 5 साल है। ये धरती की निगरानी, जलवायु परिवर्तन, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करने में मदद करेगा। पहला, निसार में स्वीप सर तकनीक है। ये एक खास रडार इमेजिंग तकनीक है जो बहुत साफ और चौड़े इलाके की तस्वीरें ले सकती है। इससे धरती के बड़े हिस्सों को हाई क्वालिटी में देखा जा सकता है। दूसरा, निसार का रिपीट साइकिल 12 दिन का है, यानी हर 12 दिन में ये सैटेलाइट धरती के बदलावों को हाई रिजोल्यूशन डेटा के साथ मॉनिटर करता है। इससे हमें धरती पर होने वाले बदलावों का सटीक पता चलता है। तीसरा, निसार में डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इसमें 2 तरह के रडार हैं। एल बैंड रडार, जिसकी वेवलेंथ 24 सेंटीमीटर है। ये जंगल की छतरी, बर्फ और मिट्टी के अंदर तक देख सकता है। ये बायोमास और धरती की सतह के बदलावों का अध्ययन करने में मदद करता है। एस बैंड रडार, जिसकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर है। ये पेड़ों की ऊंचाई और पिघलती बर्फ की मात्रा को मापने में बहुत अच्छा है। खास बात यह है कि निसार दुनिया का पहला सैटेलाइट है जो एल बैंड और एस बैंड रडार को एक साथ इस्तेमाल करता है। चौथा, निसार का एंटीना और रिजोल्यूशन। इसमें 12 मीटर व्यास का एक बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना है जो खुल सकता है। ये इतना शक्तिशाली है कि जमीन पर 20 किलोमीटर व्यास के एंटीना जितनी साफ तस्वीरें देता है, यानी इसकी तस्वीरें बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत होती हैं। पांचवा, निसार का ओपन डेटा पॉलिसी। इस सैटेलाइट से मिलने वाली सारी जानकारी वैज्ञानिक समुदाय के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी। इससे खासकर विकासशील देशों को बहुत फायदा होगा क्योंकि वे भी इस डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। सर क्या है? सर एक सक्रिय डेटा कलेक्शन तकनीक है। इसमें सैटेलाइट एक एनर्जी पल्स, यानी ऊर्जा की किरण धरती की ओर भेजता है। फिर वो किरण धरती की सतह से टकराकर वापस लौटती है और सैटेलाइट उस लौटने वाली ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। सर को खास बनाता है ये कि ये ऑप्टिकल इमेजरी से अलग है। ऑप्टिकल इमेजरी में सैटेलाइट सूरज की रोशनी या धरती से निकलने वाली ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, जो एक निष्क्रिय तरीका है। लेकिन सर में सैटेलाइट खुद ऊर्जा भेजता है और उसका रिएक्शन देखता है। इससे ये पहाड़, जंगल, समुद्री बर्फ या मिट्टी की नमी जैसी चीजों की सटीक जानकारी देता है, चाहे दिन हो या रात, बादल हो या साफ मौसम। अब सवाल है, इसे सिंथेटिक क्यों कहते हैं? इसका जवाब है रिजोल्यूशन। किसी रडार की तस्वीर जितनी साफ होगी उतना ही बड़ा उसका एंटीना होना चाहिए। उदाहरण के लिए 10 मीटर की साफ तस्वीर के लिए 4250 मीटर लंबा एंटीना चाहिए, जो बनाना नामुमकिन है। इस समस्या को हल करने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया गया। इसमें एक छोटे एंटीना से कई बार डेटा लिया जाता है और फिर उसे मिलाकर ऐसा प्रभाव बनाया जाता है जैसे कि बहुत बड़ा एंटीना हो। इससे हमें हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें मिलती हैं, बिना किसी विशाल एंटीना के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। ब्लैक होल मर्जर। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, जिसे लीगो वर्गो काग्रा या LV कहते हैं, ने 2 बहुत बड़े ब्लैक होल के मिलन को पकड़ा। ये खोज बहुत खास है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल विलय है। इन 2 ब्लैक होल में से एक का द्रव्यमान हमारे सूरज से 140 गुना ज्यादा था और दूसरा 100 गुना ज्यादा। जब ये दोनों मिले तो एक नया ब्लैक होल बना जिसका द्रव्यमान सूरज से लगभग 225 गुना है। ये घटना असल में अरबों साल पहले हुई थी, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण तरंगें यानी ग्रेविटेशन वेव्स अब हम तक पहुंची।
ये तरंगे अंतरिक्षमय में होने वाली छोटी छोटी हलचल हैं जो ऐसी बड़ी घटनाओं से बनती हैं। इन तरंगों को एलवी के नेटवर्क ने पकड़ा, जिसमें अमेरिका का लीगो डिटेक्टर, इटली का वर्गो और जापान का कागरा शामिल हैं। इस खोज को GW231123 नाम दिया गया है, जो इस गुरुत्वाकर्षण तरंग का आधिकारिक नाम है। हाल ही में 14 जुलाई 2025 को इस खोज को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। ये नेटवर्क है लीगो वर्गो कागरा, जिसे एलवी के कहते हैं। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों का एक समूह है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों यानी ग्रेविटेशन वेव्स को पकड़ता है। पहला है लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण तरंग ऑब्जर्वेटरी है, जिसे अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन सपोर्ट करती है। लीगो के 2 डिटेक्टर हैं, एक हनफोर्ड, वाशिंगटन में और दूसरा लिविंगस्टन, लुइसियाना में। खास बात यह है कि भारत में भी लीगो इंडिया बन रहा है, महाराष्ट्र के हिंगोली में। इसे भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान तकनीक विभाग, साथ ही अमेरिका की NSF और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। दूसरा है वर्गो, जो इटली के पीसा में है। इसे यूरोपियन ग्रेविटेशन ऑब्जर्वेटरी होस्ट करता है, जो इटली और फ्रांस का एक सहयोग है। वर्गो भी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तीसरा है कागरा, जो जापान में कामियोका माइन के अंदर बना है। ये एक अनोखी जगह पर है क्योंकि माइन की गहराई में शोर कम होता है, जिससे तरंगों को पकड़ना आसान होता है। ये तीनों ऑब्जर्वेटरी मिलकर एलवी के नेटवर्क बनाते हैं, जो ब्लैक होल के विलय जैसी घटनाओं को पकड़ने में मदद करता है। इसकी महत्वता: पहला, ये खोज हमारे खगोलीय और ब्रह्मांडीय मॉडलों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ये हमें ब्लैक होल कैसे बनते हैं, तारे कैसे विकसित होते हैं और ब्रह्मांड के मॉडल को और सटीक करने में सहायता देगी। ये खोज गुरुत्वाकर्षण, खगोल भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और कण भौतिकी जैसे क्षेत्रों में नए सिद्धांतों को जन्म दे सकती है। दूसरा, ये खोज ब्लैक होल के बनने की हमारी समझ को चुनौती देती है। GW 2,31,123 में मिले ब्लैक होल अब तक के सबसे बड़े हैं, जिनमें से एक सूरज से 140 गुना और दूसरा 100 गुना बड़ा था। नया ब्लैक होल सूरज से 225 गुना बड़ा है। ये ब्लैक होल न केवल विशाल थे, बल्कि बहुत तेजी से घूम भी रहे थे। इस वजह से इनका सिग्नल समझना बहुत मुश्किल था और ये बताता है कि इनका बनना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। तीसरा, ये खोज हायरार्किकल मर्जर के बारे में जानकारी देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने बड़े मध्यवर्ती ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल के बार बार मिलने से बन सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया सुपरमैसिव ब्लैक होल के बनने का कारण हो सकती है, जो हर सर्पिल आकाशगंगा के केंद्र में इंजन की तरह काम करते हैं। चौथा, गुरुत्वाकर्षण तरंगें एक नया टूल हैं। ये तरंगें हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन करने में मदद करती हैं, जो सामान्य तरीकों से दिखाई नहीं देते क्योंकि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्षमय में बनने वाली लहरें हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे हिंसक और ऊर्जावान घटनाओं जैसे ब्लैक होल विलय से बनती हैं। इन तरंगों की भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में की थी। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि रोशनी भी वहां से निकल नहीं पाती। ये इतना शक्तिशाली होता है क्योंकि बहुत सारा पदार्थ एक छोटी सी जगह में सिकुड़ जाता है। ब्लैक होल न तो रोशनी छोड़ते हैं और न ही उसे परावर्तित करते हैं, इसलिए इन्हें टेलीस्कोप से देखना लगभग असंभव है। लेकिन वैज्ञानिक इसके आसपास के तारों और गैस पर इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को देखकर इनका पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई तारा बहुत तेजी से किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो वैज्ञानिक समझते हैं कि वहां ब्लैक होल हो सकता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ज्यादातर ब्लैक होल बड़े तारों के अवशेषों से बनते हैं जब वे एक सुपरनोवा विस्फोट में मरते हैं। अगर तारा बहुत बड़ा है तो उसका केंद्र सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है। अगर तारा थोड़ा छोटा है तो केंद्र एक बहुत घना न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ब्लैक होल के प्रकार: ब्लैक होल 4 तरह के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल, ये तारों के सुपरनोवा विस्फोट से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये आकाशगंगाओं के केंद्र में होते हैं, जैसे हमारी मिल्की वे में, और इनका द्रव्यमान सूरज से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ये स्टेलर और सुपरमैसिव के बीच के होते हैं, जैसे GW 2,31,123 में देखा गया। प्रिमॉर्डियल ब्लैक होल, ये ब्रह्मांड के शुरुआती समय में बने हो सकते हैं, हालांकि इनका अभी तक पक्का सबूत नहीं मिला। इस मैगजीन का चौथा भाग सिक्योरिटी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग। बिटचैट एक नया पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है जिसे ट्विटर के सहसंस्थापक ने शुरू किया। ये बिना किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर या फोन नेटवर्क के काम करता है। इसके लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्किंग का इस्तेमाल होता है। ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग क्या है?
ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग एक ऐसी तकनीक है जो ब्लूटूथ डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़कर एक नेटवर्क बनाती है। इसे समझें, ये एक मेश नेटवर्क बनाता है जिसमें कई डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़कर डेटा भेजती और लेती हैं। इसे मल्टी हॉप नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कई रास्तों से जा सकता है, यानी मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई एक डिवाइस काम करना बंद कर दे तो भी नेटवर्क चलता रहता है, क्योंकि डेटा दूसरे रास्तों से जा सकता है। जब कोई ब्लूटूथ डिवाइस इस नेटवर्क में शामिल होता है, वो एक नोड बन जाता है। मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया जाता है और नोड्स उसे रिले करते हैं, यानी एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जब तक मैसेज सही जगह नहीं पहुंच जाता। ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग के फायदे। कोई सेंट्रल डाटाबेस नहीं। मैसेजेस सिर्फ यूजर्स के डिवाइस पर स्टोर होते हैं और कुछ समय बाद डिलीट हो जाते हैं। इससे यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षित रहती है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। मैसेजेस पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होते हैं और नेटवर्क से बाहर नहीं जाते, जिससे डेटा सुरक्षित रहता है। रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। यूजर्स को ईमेल या फोन नंबर से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। इससे कम्युनिकेशन गुमनाम रहता है। कम बिजली खपत। ब्लूटूथ लो एनर्जी का इस्तेमाल होने से डिवाइसेस कम बिजली खर्च करती हैं, जो बैटरी से चलने वाले डिवाइसेस के लिए बहुत अच्छा है। ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग की कमियां। हाई लेटेंसी। मैसेजेस को एक डिवाइस से दूसरी तक पहुंचने में समय लग सकता है, क्योंकि ये कई नोड्स से होकर गुजरते हैं। जटिल नेटवर्क मैनेजमेंट। इतने सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ना और नेटवर्क को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। कम डेटा ट्रांसफर रेट। ब्लूटूथ मेश बड़े डेटा जैसे वीडियो या म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये छोटे मैसेजेस के लिए बनाया गया है। एआई अलायंस नेटवर्क। 11 जुलाई 2025 को डिफ ने एक बयान जारी कर ये विरोध दर्ज किया। डिफ के सह संस्थापक डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने कहा कि एटेक की सदस्यता को पाकिस्तान की ओर से एआई को हथियार बनाने और अंतर्राष्ट्रीय आरडी तक पहुंचने की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। एनेट एक अनौपचारिक स्वैच्छिक नेटवर्क है, जहां इसके सदस्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जानकारी और विशेषज्ञता साझा करते हैं। उद्देश्य इसका लक्ष्य एआई तकनीकों के विकास और उपयोग को तेज करना है, ताकि लंबे समय तक टिकाऊ समृद्धि, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। सदस्यत इसमें भारत सहित 17 देश शामिल हैं। प्रबंधन इसे एआई अलायंस रशिया द्वारा संचालित किया जाता है। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन क्या है? डिफ एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है जो डिजिटल समावेशन और इंटरनेट व संबंधित तकनीकों का उपयोग विकास के लिए बढ़ावा देता है। ये एनेट का एक संस्थापक सदस्य भी है। डिफ का एटेक की सदस्यता पर विरोध। हाल ही में डिफ ने पाकिस्तान के एआई टेक्नोलॉजी सेंटर की एनेट में सदस्यता की अर्जी का कड़ा विरोध किया है। इसके कारण हैं सुरक्षा चिंताएं। डिफ का कहना है कि पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी और एटेक की विशेष लैब्स के जरिए एआई के हथियारीकरण का खतरा है। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और एनेट के मूल सिद्धांतों को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में एआई की कमियां। डिफ के अनुसार पाकिस्तान का एआई इकोसिस्टम शिक्षा, अनुसंधान और शासन में कमजोर है। वहां का राष्ट्रीय एआई नीति ड्राफ्ट अस्पष्ट है और कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है। साथ ही पाकिस्तान का एआई विकास सैन्य संस्थानों जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के सेंटेक के नियंत्रण में है, जो नागरिक नवाचार को कमजोर करता है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। WHO लॉन्चेस 3x35 इनिशिएटिव। 2 जुलाई 2025 को WHO ने स्पेन के सेविल में चौथे अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण सम्मेलन में 3x35 इंच को लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2035 तक तंबाकू, शराब और शुगर ड्रिंक्स जैसे अस्वास्थ्यकर उत्पादों की कीमतों को कम से कम 50% बढ़ाना है। ये वृद्धि स्वास्थ्य कर के जरिए होगी। इस पहल से अगले 10 साल में वैश्विक स्तर पर $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकता है। इसमें विकास भागीदारों, सिविल सोसाइटी, शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय सरकारों का एक सहयोगी गठबंधन शामिल है, जो मिलकर काम करता है। स्वास्थ्य कर क्या है? हेल्थ टैक्स उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जैसे तंबाकू, शराब और शुगर ड्रिंक्स। WHO का कहना है कि ये कर मोटापा और गैरसंचारी रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर और डायबिटीज को कम करने का सबसे किफायती तरीका है। हेल्थ टैक्स की जरूरत क्यों? तंबाकू, शराब और शुगर ड्रिंक्स का सेवन NCDs को बढ़ावा देता है, जो दुनिया भर में 75% से ज्यादा मौतों का कारण है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इन उत्पादों की कीमत में एक बार 50% की बढ़ोतरी से अगले 50 साल में 5 करोड़ समय से पहले होने वाली मौतें रोकी जा सकती हैं। ये उत्पाद नकारात्मक बाहरी प्रभाव और आंतरिक लागत पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए 2012 में तंबाकू के उपयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। 50% कर वृद्धि से 5 साल में 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक राजस्व जुटाया जा सकता है,
यानी हर साल औसतन $740 बिलियन, जो वैश्विक जीडीपी का 0.75% है। इन सीडीज का असर कम आय वाले समुदायों पर ज्यादा होता है। हेल्थ टैक्स इन असमानताओं को कम करने में मदद करता है। भारत में अस्वास्थ्यकर उत्पादों की खपत कम करने के कदम। भारत ने अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं। एयरटेल पे पर 28% जीएसटी और 12% अतिरिक्त मुआवजा उपकर लगाया जाता है। हाई फैट शुगर सॉल्ट खाद्य पदार्थ पर 12% जीएसटी लगता है। एफएसएसएआई नियम। खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड को कुल तेल और वसा के 2% तक सीमित किया गया है, ताकि अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का प्रभाव कम हो। WHO यूनिसेफ डेटा ऑन इम्यूनाइजेशन। 15 जुलाई 2025 को WHO और यूनिसेफ ने 2024 के इम्यूनाइजेशन डेटा को जारी किया, जिसमें भारत की प्रगति को खास तौर पर सराहा गया। भारत ने जीरो डोज बच्चों की संख्या को 43% कम करके वैश्विक स्तर पर एक मिसाल कायम की। WHO और यूनिसेफ का 2024 का डेटा दुनिया का सबसे बड़ा और व्यापक इम्यूनाइजेशन डेटा सेट है, जो 14 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के रुझानों को दर्शाता है। मुख्य निष्कर्ष। वैश्विक स्तर पर 2024 में दुनिया भर में 89% शिशुओं ने डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस युक्त वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली। 85% शिशुओं ने डीटीपी की तीनों खुराक पूरी की, जो नियमित टीकाकरण सेवाओं की ताकत को दर्शाता है। हालांकि 14.3 मिलियन बच्चे जीरो डोज रहे, यानी उन्हें कोई भी वैक्सीन नहीं मिली। ये संख्या 2019 के 12.9 मिलियन से ज्यादा है। भारत में प्रगति। भारत ने 2024 में अपने जीरो डोज बच्चों की संख्या में 43% की कमी की, जो 2023 में 1.6 मिलियन से घटकर 0.9 मिलियन हो गई। जीरो डोज बच्चे वे हैं जिन्हें एक भी वैक्सीन नहीं मिली। भारत में डीटीपी 3 का कवरेज 2023 के 91% से बढ़कर 2024 में 94% हो गया, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है? यूआईपी भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है। शुरुआत। इसे 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के रूप में शुरू किया गया और 1985 में यूआईपी के रूप में रिब्रांड किया गया। कवरेज। ये 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण देता है। राष्ट्रीय स्तर पर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन का तपेदिक, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस व निमोनिया। क्षेत्र विशिष्ट रोटावायरस डायरिया, निमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। यूआईपी इस मिशन का एक केंद्रीय हिस्सा है। पूर्ण टीकाकरण। एक बच्चा तब पूरी तरह से टीकाकृत माना जाता है जब वह राष्ट्रीय शेड्यूल के अनुसार पहले साल में सभी टीके ले लेता है। यूआईपी की उपलब्धियां। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 2015 में नवजात टेटनस उन्मूलन को खत्म किया गया। 2024 में भारत ने 94% डीटीपी 3 कवरेज हासिल किया, जो वैश्विक लक्ष्य 90% से ज्यादा है। भारत के प्रमुख कदम। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। इस अभियान ने खसरा और रूबेला टीकाकरण कवरेज को बेहतर करने पर खास ध्यान दिया। यूविन पोर्टल। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म टीकाकरण की निगरानी और रिकॉर्ड रखने में मदद करता है, जिससे जीरो डोज बच्चों की संख्या कम करने में सहायता मिली। क्षेत्रीय सुधार। भारत ने दक्षिण एशिया में डीटीपी 3 कवरेज को 90% से बढ़ाकर 92% किया, जिसमें भारत की प्रगति ने बड़ी भूमिका निभाई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक। 6 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और सीएसआईआर के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में सीएसआईआर इजिप्ट में इस बायोबैंक का उद्घाटन किया। ये भारत के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये देश का पहला लॉन्गिट्यूडिनल हेल्थ डेटाबेस बनाने की दिशा में काम करेगा। ये बायोबैंक भारत की प्रेसिजन मेडिसिन और बायोमेडिकल रिसर्च की क्षमता को बढ़ाएगा। बायोबैंक का उद्देश्य। लॉन्च। ये फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया, जो यूके बायोबैंक मॉडल पर आधारित है, लेकिन भारत की विविधता के लिए अनुकूलित है। उद्देश्य। इसका लक्ष्य डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों जैसी जटिल बीमारियों का जल्दी निदान करना, बेहतर इलाज ढूंढना और इनके खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना है। ये हाई रिजोल्यूशन डेटा बनाएगा, जो आधारित डायग्नोस्टिक्स और जीन निर्देशित थेरेपी को शक्ति देगा। कवरेज। ये 10,000 भारतीयों से जीनोमिक, लाइफस्टाइल और क्लिनिकल डेटा इकट्ठा करेगा, जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्र, उम्र और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल होंगे। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? इसे फिनोम इंडिया हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस कहते हैं। इसे 2023 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने शुरू किया। ये एक लंबे समय तक चलने वाला डेटा समृद्ध अध्ययन है, जो कई सालों तक लोगों के स्वास्थ्य की प्रगति को ट्रैक करेगा।
इसका लक्ष्य बीमारियों के पैटर्न, जीन पर्यावरण के बीच संबंध और भारत विशिष्ट रोग जोखिम मॉडल विकसित करना है। फिनोम क्या है? ये किसी जीव, कोशिका, ऊतक, अंग या प्रजाति में दिखने वाली सभी विशेषताओं का समूह है। फिनोटाइप ये किसी जीव की दिखने वाली शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे उसका रूप, विकास और व्यवहार। ये विशेषताएं जीव के जीन और पर्यावरण के प्रभाव से तय होती हैं। उदाहरण के लिए, आपकी हाइट या आंखों का रंग आपके जीन और खानपान जैसे पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।